अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी में एक सीट को पक्की करना चाहते हो तो आज के इस क्लास के अंदर जो मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ वो ऐसा मॉडल पेपर है जो पिछले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी को क्वेश्चन को देखते हुए एनालाइज करते हुए मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो अगर आपका भी पेपर आने वाले दिनों में किसी भी डेट में है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एक सीट को पक्की कर सकते हो। सारा ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रश्न अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। और मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्लास को आप लोग अभी ही छोड़ करके जा सकते हो। तो चलिए, पहला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम पारित कब हुआ था। सवाल यहाँ से बन सकता है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है कि नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। सवाल बन सकता है कि भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो आप लोग को याद रखना है कि भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सवाल को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग को याद रखना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1905 में। सवाल को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सबसे पहले सवाल पूछेगा कि दिल्ली को राजधानी बनने की घोषणा कब की गई थी, यानी कि जो दिल्ली हमारा राजधानी है वो बनने की घोषणा कब हुई थी। तो आप लोग को याद रखना है कि 1911 में। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। तो याद रखिए कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो यहाँ से दो सवाल बनता है। पहला सवाल, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी, तो 1911। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो ये भी हुआ था 1911 में। चलिए एक प्रश्न याद रखिएगा कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत की पहली विद्युत ट्रेन कौन सी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि भारत की पहली विद्युत ट्रेन कौन सी थी। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि ये ट्रेन कब चली थी तो आप लोग को बताना है कि ये ट्रेन चली थी 1930 में। ध्यान रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि ब्लैक ब्यूटी जो ट्रेन है वो कब चली थी। यह भी सवाल पूछा जाए कि ब्लैक ब्यूटी ट्रेन कब चली थी। तो याद रखिए कि 1853 में ब्लैक ब्यूटी ट्रेन चली थी। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। तो आपको याद रखना है कि ये चलाई गई थी 1853 में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन है। सवाल कह रहा है कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन है। तो आप लोग को याद रखना है कि भारत में जो रेलवे जोन की संख्या है वो 18 है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत की पहली ट्रेन ब्लैक ब्यूटी किन दो स्टेशन के बीच चली थी। सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि भारत की पहली ट्रेन, सबसे पहले याद रखिए कि भारत की पहली ट्रेन कौन है, तो ब्लैक ब्यूटी है। किन दो स्टेशन के बीच चली थी, तो आप लोग को याद रखना है कि ये चली थी बॉम्बे से थाने के बीच, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि ब्लैक ब्यूटी ट्रेन कब चली थी, ये भी तो सवाल पूछ सकता है ना कि ब्लैक ब्यूटी ट्रेन किस वर्ष चली गई थी। तो याद रखना है कि 1853 में ट्रेन चली गई थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए
अगला नंबर प्रश्न है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवाल को याद रखना है। अभी मैंने इसका उत्तर बताया था कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर आंसर याद है तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिए कि ये नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएंगे जॉन मथाई, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे सवाल पूछ लिया जाए कि वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो आप लोग को बताना है कि श्री अशनव वैष्णव है जो कि वर्तमान रेल मंत्री हैं। ध्यान में रखिएगा। और एक सवाल पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। काफ़ी प्रसिद्ध नारा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री में। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो श्री अशनव वैष्णव जो हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है विश्व की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। सवाल ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये स्थित है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामीमीजा हुबलाजी कर्नाटक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वाशिंग मशीन का काय सिद्धांत क्या है। सवाल कह रहा है कि वाशिंग मशीन का काय सिद्धांत क्या है। तो आप लोग को याद रखना है कि अपकेंद्र बल पे काय करता है, यानी कि अपकेंद्र बल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। सवाल समझिए क्या कह रहा है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा सवाल याद रखिएगा त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह क्या, और यहाँ से एक सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि त्वरण अदिश है या फिर सदिश। तो आप लोग को याद रखना है कि त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगी ममता बनर्जी, जो कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि ये विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। विवेक एक्सप्रेस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आप लोग को बताना है कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चली थी ये ट्रेन। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल को ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई। सवाल को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये हो जाएगा एस्फाल्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे ये पूछ सकता है। दूसरा सवाल याद रखिएगा कि कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। तो आप लोग को याद रखना है कि कोयला का सबसे अच्छा प्रकार होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हमारा है कोयला का सबसे अच्छा प्रकार। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। ऑप्शन है यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय या फिर तिल्ली। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो ये बनती है तिल्ली में बनती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल ये भी याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है। सवाल काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगी यकृत। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीव कीटनाशक है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीव कीटनाशक है। तो आप लोग को याद रखिएगा कि ये हो जाएगा बेसिलस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव कीटनाशक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब सवाल यहाँ से बन सकता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम को हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। सवाल एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल याद रखिएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ये भी सवाल काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। सवाल कह रहा है कि कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ये होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। सवाल कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पुणे, बडोदरा, हैदराबाद या फिर लखनऊ। सवाल को याद रखना है कि ये हो जाएगा बडोदरा में स्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बडोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। सवाल को ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगी दूरी की इकाई, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल एक याद रखिएगा कि प्रकाश की तीव्रता को किस में मापते हैं। ये भी सवाल पूछ सकता है कि प्रकाश की तीव्रता को हम लोग किस में मापते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रकाश की तीव्रता को हम लोग कैंडला में मापते हैं। सवाल ध्यान में रखना है। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्नस कहाँ स्थित है। सवाल को ध्यान में रखना है। सवाल कह रहा है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्नस कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चितरंजन लोकोमोटिव वर्नस पश्चिम बंगाल में स्थित है। सवाल ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। सवाल समझिए क्या कह रहा है कि पायरोमीटर एक प्रकार का यंत्र है, यह किस चीज़ को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो आपको याद रखना है कि द्रवों के घनत्व की माप की जाती है, द्रवों की घनत्व। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर का भार होता है। सवाल क्या कह रहा है कि मानव शरीर का जो भार होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो आपको याद रखना है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्वी ही बता दिया था कि किसी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये हो जाएगा मटर का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खरीफ फसल कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप लोग को याद रखना है कि खरीफ फसल के अंदर आता है धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया। ये सभी हमारा हो गया खरीफ फसल के अंदर। यहीं पे आप लोग रबी फसल का भी याद रखिएगा कि रबी फसल के अंदर कौन कौन सा फसल आता है। तो रबी फसल के अंदर हमारा गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर,
मटर, मसूर, ये सब है हमारा रबी फसल है। ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे चाहे तो खरीफ से पूछा जाए या फिर रबी से पूछा जाए, लेकिन सवाल यहाँ से पूछा जाता है। चलिए 28 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। सवाल कह रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आपको याद रखना है कि ये आधारित है अलैंगिक जनन पे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल क्या कह रहा है समझिए कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये क्रोमोसोम के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, विकास में उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सवाल कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि ये किए थे हुगो डी ब्रिज ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से याद रखिए कि डार्विन ने एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था, काफ़ी फेमस पुस्तक था। तो पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो डार्विन ने लिखी थी। सवाल ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच किन प्राणियों के बीच योजक कड़ी है। तो आप लोग को याद रखना है कि किन के बीच है, तो ये हो जाएगा सरीसृप और पक्षी के बीच। सवाल को ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। सवाल कह रहा है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित है। तो आपको याद रखना है कि विटीकल्चर के द्वारा केचुए उत्पादित की जाती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती हुई रहती है। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोहे का जो सुई होता है वो पानी पे किस कारण से तैरता है। तो ये तैरता है गुरुत्वाकर्षीय बल के कारण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि लोहे पर जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग को याद रखना है कि लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर लोहे के वस्तु पे जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखना है कि उसके भार बढ़ जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, यानी कि जो रेशम कीट पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम होती है। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल कह रहा है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबों की मात्रा अधिकतम होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा होती है कांसा में, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बताना है कि अशुद्धियों का कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर वही रहता है। तो याद रखिए कि इस कोई संबंध नहीं है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशुद्धियों के कारण द्रव में कोई संबंध नहीं है, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। सवाल कह रहा है कि डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग करते हैं, यानी कि किसके लिए उपयोग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल याद रखना है, चूना पत्थर का सूत्र पूछा जाता है और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है। तो इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है चूना पत्थर का। यहीं पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र देख लीजिए, CaSO4 हाफ H2O होता है। ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। चलिए 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है।
तो आपको याद रखना है कि ये लेड है जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए एल्युमिनियम का यस्क याद रखिएगा, एल्युमिनियम का यस्क याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। एल्युमिनियम का यस्क होता है बॉक्साइड, काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है। एल्युमिनियम का यस्क क्या होता है? तो बॉक्साइड होता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? अभी मैंने ऊपर बताया था कि सवाल इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मॉडल सेट में आ भी चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 ½ यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका pH मान 7 होता है? सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसका pH मान 7 होता है? शुद्ध पानी का होता है या फिर उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन या फिर अम्लीय विलयन? तो आपको याद रखना है कि शुद्ध पानी का जो pH मान होता है वो 7 होता है। यहीं पे अगर क्षारीय का बोल दिया जाए तो याद रखिएगा कि क्षारीय अगर 7 से ज़्यादा है तो हमारा क्षारीय होता है, यही 7 से कम है तो अम्लीय होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है। याद रखना है कि गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है। तो आपको याद रखना है कि ये किसकी लेप होता है? तो ये जस्ते का लेप होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? सवाल कह रहा है कि शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या फिर मैसूर? तो आपको याद रखना है कि ये द्वारिका में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उमरकोट किसकी प्रमुख विशेषता क्या है? सवाल कह रहा है कि उमरकोट किसकी प्रमुख विशेषता है? तो आपको याद रखना है कि जो उमरकूट है वो एलोरा की गुफाएं के लिए प्रमुख विशेषता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, एलोरा की गुफा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस गड्डेबढ़ का दशांतर मंदिर किस प्रकार का है? सवाल कह रहा है कि किस गड्डेबढ़ का दशांतर मंदिर किस प्रकार का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायत प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? सवाल को याद रखिएगा कि किस विशाल मंदिर का प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अंकोरवाट। राइट आंसर अंकोरवाट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? सवाल बताना है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये मस्जिद दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुल्तानगंज के पीतल की बौद्ध प्रतिमा किस काल में निर्मित हुई थी? सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि सुल्तानगंज के पीतल बौद्ध प्रतिमा किस काल में निर्मित है? तो याद रखना है कि ये किस काल में निर्मित है? तो ये गुप्त काल में निर्मित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रोबर्स कप का संबंध है, यानी कि जो एक कप का नाम है जिसका नाम है रोबर्स कप, किससे संबंधित है? टेनिस से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से या फिर बास्केटबॉल से? तो आपको याद रखना है कि एक कप का संबंध फुटबॉल से है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में MIND को KGLB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ARGUO को क्या लिखा जाएगा? सवाल समझिए क्या कह रहा है कि यदि निश्चित कूट भाषा में माइंड को KLGB लिखा जाता है तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर YPESC हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से विषम को चुनिए। सवाल कह रहा है कि इनमें से विषम को बताना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। हमारा विषम हो जाएगा इसमें से कानपुर हमारा विषम हो जाएगा, क्योंकि कानपुर एक प्रकार का शहर है। तो कानपुर यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एक शहर है, ये हमारा विषम हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है?
तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% इतना के बराबर है तो उसी संख्या का इतना % कितना होगा। तो देखो इसको आप लोग को सॉल्व करना होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग सीखिएगा, क्योंकि इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आप लोग को कितना कह रहा है 120, फिर इतना करके 20 कर लेना है, फिर इतना करके इंटू 100 कर लेना है। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना कर दिया है मैंने, बाकी आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्रमागत सम संख्या का औसत 24 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सवाल कह रहा है कि क्रमागत सम संख्या का औसत 24 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसको आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, खजुराहो का मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि खजुराहो का मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था। तो याद रखना है कि ये कुषाण के शासनकाल में बनाया गया था। सॉरी, कुषाण नहीं, चंदेल के शासनकाल में बनाया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल को याद रखिएगा। चलिए यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में खजुराहो मंदिर स्थित है। दूसरा सवाल याद रखना है कि चोल वंश के संस्थापक कौन है। सवाल पूछा जा सकता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन है। तो आप लोग को याद रखना है कि चोल वंश के जो संस्थापक हो जाएंगे वो विजयालय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पुर्तगाली की मुद्रा का नाम क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि पुर्तगाली की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा यूरो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है। एक किसी काम को इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो इसको आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान से देखना है एंड सॉल्व करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको ही सॉल्व करना है। सवाल क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र बताता हूँ, इसी से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसका सूत्र होता है एक्स बाई डिवाइड, ऐसे कर लीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा, फिर एक्स कर लीजिएगा प्लस बाई। अब आप लोग इस सूत्र पे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, 10 × 15 हमारा डिवाइड हो जाएगा 10 × 15। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, इजीली इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो। मैंने सूत्र भी बता दिया है एंड आप लोग को सारा कुछ मैंने लिख के भी बता दिया है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6 दिन, यानी कि 6 दिन। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना मूल राशि का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये भी सिंपल है, बस आप लोग को साधारण ब्याज बराबर सूत्र पता होना चाहिए। तो मैं सूत्र आप लोग को बताता हूँ, सूत्र को याद कर लीजिएगा। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। सूत्र हमारा होता है साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू डर इंटू समय बटा 100 होता है। ये हमारा सूत्र हो गया। इस पे आप लोग सेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने पूरा सूत्र आप लोग को बता दिया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए कि डाइट के रूप में जाना जाता है। जापान को संसद को डाइट के रूप में जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, किस देश में कभी भी क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता है। सवाल कह रहा है कि किस देश ने कभी भी क्रिकेट कप नहीं जीता है। तो याद रखिएगा कौन सा देश है जो कभी नहीं जीता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कंफ्यूजन है तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए
चलिए अगला नंबर प्रश्न है LBW शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर पोलो। तो आप लोग याद रखिएगा कि LBW क्रिकेट से संबंधित है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको भी आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे संख्याओं का अंतर है, देखिए कितना कितना का अंतर है। तो यहाँ पे 7, 10, तो देखिए इसमें कितना का अंतर है, 7, 8, 9, 10, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। उसके बाद देखिए उसके बाद 10, 16 में कितना का अंतर है। तो 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर कितना का अंतर है, फिर 6 का अंतर है। इसी तरीके से आप लोग को इतना 16 में 25 का कितना का अंतर है, तो ये 9 का अंतर है। और फिर देखिए 25 में 37 के कितना अंतर है, तो ये हमारा कितना का अंतर हो जाएगा, ये फिर 12 का अंतर हो जाएगा। तो फिर से हम लोग 12 कर लेंगे, फिर उसके बाद कितना का अंतर हो जाएगा, 12 के बाद हम लोग फिर 37 से फिर 15 का अंतर निकाल लेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऐड करके आ जाएगा 52, यानी कि 52 यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राम उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वो फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पे है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वो महिला उस पुरुष की किस प्रकार से संबंधित है। तो ये इसका संबंध हो जाएगा, इसका संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक प्रकार का माँ से। माँ यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माँ, देखो मेरी माँ का इकलौती बेटी, स्वयं वो एक महिला है, अतः उस पुरुष की माँ वह महिला स्वयं है। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, माँ होगा राइट ऑप्शन। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का RBI कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RBI बैंक की स्थापना कब हुई थी, ऊपर मैंने बताया था। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और सवाल हमारा कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है। तो आपको याद रखना है कि शक्तिकांत दास हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, 2024 का ICC पुरुष T20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था। सवाल कह रहा है कि 2024 का ICC पुरुष कप T20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था। तो याद रखना है कि वेंटिजिस और अमेरिका यानी कि USA में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए अनुपात इतना है तो BC का अनुपात, तो ABC का मान। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8, 12, 15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 68 नंबर प्रश्न है, भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। सवाल कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। ऑप्शन में है 5, 6, 7 या फिर 8। तो आपको याद रखना है कि कितने पदक जीते थे, तो 6 पदक जीते थे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। सवाल कह रहा है कि इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि आदित्य L1, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए
तो आज के इस क्लास के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा हमने कवर कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कौन सा डेट का एग्जाम है और क्लास कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बता दीजिए।